हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं, रुको सेंटर में कर देते हैं, अभी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो देखने वाले हैं जो कि है, क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन लोग छोड़ना क्यों चाहते हैं। लोग क्या, ऐसा कुछ सीन है। तो मतलब कि जो भी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो उसको देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आज ही आई है, तो चलो इसको देखते हैं, जो कि अभी देखेंगे। तो अगर आप मेरे साथ देख रहे हो इस वीडियो को तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना वो तो पता ही आपको, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं अभी। और एक लास्ट में एक बात बतानी है ज़रूरी, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं। इस वीडियो में ये आदमी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप ले रहा है। महाराष्ट्र जितना भी नहीं है साइज में न्यूजीलैंड, और इकोनॉमी रिसेशन और स्टैग्नेशन के बीच में खेल रही है। पिछले क्वार्टर में 0.7% से ग्रो की थी, और इस वीडियो में बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इसकी खुशी का कारण न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप लेना नहीं बल्कि इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना है। ये तो एक रैंडम वीडियो है। मैंने जब अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी तो हमारे न्यू ज्वाइनीज के बैच में एक झुंड था, स्टडी अब्रॉड वाला झुंड। इनका बहुत क्लियर एम था, 1-2 साल काम करने हैं, कुछ बेसिक स्किल्स गेन करनी है, GRE लिखना है और फॉरेन जाना है एक बेटर क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए। करीब करीब 10 साल हो गए। उनमें से जितने भी फॉरेन गए वो आज सेटल्ड है वहां पे। किसी एक से भी मुझे ये सुनने को नहीं मिलता कि मुझे इंडिया आना है वापस। 2016 में सबसे पहली बार इसका इलेक्शन हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप। तब भी सेम हवा उठी थी, वीजा नहीं मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रेसिज्म होगा, अमेरिका खत्म है, इंडिया ही फ्यूचर है, वगैरह वगैरह। ये यहाँ पे लटका है क्योंकि ये रेलेवेंट है, आज रेलेवेंट है, हमेशा नहीं रहेगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक नेगेटिविटी फैली हुई है आज के स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड, इमिग्रेशन वाले क्लाइमेट को लेकर, और उस पर्सपेक्टिव को एक रियलिटी चेक की जरूरत है। क्या आज भी इंडिया छोड़ करके जाना चाहिए? बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं पुश फैक्टर्स, अपने रीजंस क्या है फॉरेन जाने के। ब्रॉडली अगर इसे देखो तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब के अराउंड होता है, या तो फिर सब कुछ। और ऐसा क्यों? ये है फीस एक नर्सरी स्टूडेंट की हैदराबाद के एक स्कूल में, 2.5 लाख रुपए। पता नहीं नर्सरी के बच्चों को ऐसा पढ़ाया ही क्या जाता है। मेरी तो 12th की भी नहीं, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फीस आगे जाते जाते बढ़ता ही जाता है। स्कूल्स में 8th स्टैंडर्ड के बाद ही पुश स्टार्ट हो जाता है जेई प्रिपरेशंस के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलेज एजुकेशन, क्वालिटी कॉलेज एजुकेशन अपने कंट्री में कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके उसके आगे ना के बराबर है। इसके बाद जब जॉब्स की बात आती है तो एक रियलिटी है कि कुछ कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड्स जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या डेटा साइंस, ऐसे कुछ को छोड़ करके इन जनरल हाई पेइंग जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं है कंट्री में। बाकी एक बहुत बड़ा कॉलेज पास आउट्स का ग्रुप है जो अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम्स की रेस में लगा हुआ है। अगर एक डिसेंट जॉब मिल भी जाए तो एनवायरनमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ की सिचुएशन क्या है? दिल्ली एक लिटरल गैस चेंबर की तरफ जा रहा है। कुछ साल बाद अचानक से लंग डिजीज और कैंसर के रेट्स बढ़ने स्टार्ट होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स दिल्ली वालों को ज्यादा देने पड़ेंगे। ये एक बिजनेस रिलेटेड फैक्ट है क्योंकि यू आर एट हायर रिस्क फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। कैपिटल नहीं लगता है, एंड जब तक तुम वहां पर हो इस चीज का तुम कुछ नहीं कर राजस्थान में मिल जाएगी। रैम्पेंट करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर हमें डेली टीवी में देखने को मिलता है। एक सैलरीड इंसान की तरफ से अगर तुम देखो तो हम मान चुके कि सरकार एक चोर है जिसे हम 30% अपनी इनकम का देते हैं हर साल बदले में कुछ भी ना देने के लिए। सिटी में डिसेंट रोड्स नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई जाना नहीं चाहता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। बेंगलोर जैसी सिटी में आज पानी कम है, कल को जाकर के शायद पानी हो ही नहीं। और आज 2025 में भी हमारी पॉलिटिक्स या तो रिलीजन के बेसिस पे हो रही है या तो कास्ट के बेसिस पे हो रही है, यानी कि फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं। ऑन द कॉन्ट्री देखते हैं पुल फैक्टर्स क्या है। जो बाहर गया वो आज इंडिया में अपनी फैमिली को डॉलर रेमिटेंस भेज करके उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो यूएस में कंफर्टेबली अपनी लाइफ जी रहे हैं, साल में 1 या 2 बार उनके पेरेंट्स उनसे मिल करके आते हैं। मेरा खुद का भाई यूके में सेटल्ड है, मेरे पेरेंट्स बीच में वहां पर जाकर के भी वापस आए। मेरा कॉलेज का जूनियर ऑस्ट्रेलिया में PR और सिटीजनशिप की प्लानिंग कर रहा है।
मेरे कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं जो कनाडा में डेटा साइंटिस्ट हैं, वापस आने के बारे में सोच भी नहीं रहे। रियलिटी इज कि वहां पे भी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के चलते हुए भी वो वापस आने के बारे में बात नहीं कर रहे। वो कंफर्टेबल हैं अपनी लाइफ में। और आज की इस नेगेटिविटी वाले क्लाइमेट में भी कुछ चीजें जान करके रखना जरूरी है। जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अचानक से रिवर्स नहीं होते। इंडिया में अच्छी एजुकेशन की कमी है, फॉरेन में नहीं है। ये स्टूडेंट माइग्रेशन वाला ट्रेंड इंडिया का इंटैक्ट एजुकेशन रहेगा। सिस्टम इतना घटिया, मैनेजमेंट भी इतना घटिया है, तुम पूछ नहीं सकते यार। तो पिछली बार मैंने एसएससी की भी वीडियो बनाई थी यार, इतना मैनेजमेंट उसका है ही नहीं। और एसएससी कोई छोटी मोटी जॉब भी नहीं है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी है, ठीक है। उसके लिए उसमें भी ऐसा मैनेजमेंट घटिया है, तो समझ रहे हो ना तुम। तो इतना घटिया मैनेजमेंट है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा यार, तभी इतने लोग उसमें, तभी उनसे मैनेजमेंट नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा पता नहीं। चलो जो भी है वो वीडियो जरूर देखना, एक मिल जाएगी एसएससी कुछ करके, ठीक है। इंडिया में हाई पेइंग जॉब्स की कमी है, फॉरेन में फिर भी काफी है। इसलिए स्किल्ड लेबर माइग्रेशन का भी ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। दुनिया एज हो रही है, तो उन कंट्रीज में भी एक लेबर डिमांड को मीट करने के लिए एक लॉन्ग टर्म माइग्रेशन ट्रेंड्स इंटैक्ट रहेंगे। एक रियलिटी है कि इस ग्लोबल रिसेशनरी बैकड्रॉप में वेस्ट में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये भी रियलिटी है कि वेस्ट हमसे बहुत ज्यादा आगे है। भले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, वेब3 में हो, रिसर्च में हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो, इसीलिए वो स्किल्ड लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ब्रॉडली देखा जाए तो एजुकेशन, वर्क, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टैक्स पेयर की रेस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी ज्यादा है वेस्ट में। इसीलिए हमेशा मेरा ओपिनियन यही रहा है कि अगर तुम केपेबल हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंड कमिटमेंट्स कम है, तो बिंदास फॉरेन जाओ। अगले 5 से 10 सालों में तुम्हारी लाइफ रेडिकली डिफरेंट हो सकती है। अब इतना देख लिया हमने कि बाहर जाने के रीजंस क्या क्या है, दोनों, इंडिया छोड़ने वाला पर्सपेक्टिव भी और बाहर क्यों जाना है वो वाला पर्सपेक्टिव भी। अब ये जानते हैं कि वो कौन है जो कंप्लेन कर रहे हैं और कैसे उन्हें इस माइग्रेशन वाली चीज को डिफरेंटली अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहला वो वाला ग्रुप है जिन्हें लगा था माइग्रेशन एक शॉर्टकट है टू सक्सेस। ये एक शॉर्टकट टू सक्सेस बिल्कुल नहीं है, इसके एसोसिएटेड चैलेंजेस आएंगे। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के साथ साथ तुम्हें अपना खुद का ख्याल भी रखना होगा। अकोमोडेशन ढूंढनी पड़ेगी, पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ेंगे, होम सिकनेस झेलना पड़ेगा एंड बेसिकली टफ और इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जा रहे हो तो कुछ रियलिटीज है जिनका तुम्हें ख्याल रखना होगा। वहां पे भले तुम्हारी सैलरी ज्यादा है लेकिन खर्चे भी ज्यादा होंगे। अभी रिसेंटली यूएस में पॉलिटिकल मुद्दा था कि अंडों के रेट, एग्स पर डजन 6 से $7 के बीच में थे। इन्फ्लेशन हाई है तो एक्सपेंसेस भी हाई होंगे। ये वाला हिसाब तुम्हें लगा करके जाना होगा। दूसरा ग्रुप वो है जो बिना स्किल्स के वहां जा रहे हैं, जो सोच रहा है कि वहां जा करके स्किल्स गेन करेंगे, और ये ज्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। एक्साइटमेंट में प्रिपरेशन नहीं कर पाते। अच्छी पोजीशन में वो होता है जो अब्रॉड जाने वाले क्राउड में भी स्किल्ड हो, और स्किल्स के साथ साथ तुम्हें क्लियर होना होगा किस फील्ड और किस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है, ताकि उसके स्टेप्स तुम एज सून एज पॉसिबल वहां पहुंचते ही लेना स्टार्ट कर सको। तीसरा ग्रुप वो है जो लोअर रैंक्ड यूनिवर्सिटीज में है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोअर रैंक्ड यूनिवर्सिटीज है जो इजी एडमिशंस के साथ इंडियन स्टूडेंट्स को कोट करते हैं। इनकी रेप्यूटेशन कुछ खास होती नहीं है और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ के पास आउट्स थोड़ा ज्यादा रिस्क पे होते हैं जॉब मार्केट में। आखिरी ग्रुप वो है जो ढंग की नेटवर्किंग नहीं कर पाता। अच्छे यूनिवर्सिटीज और एवरेज यूनिवर्सिटीज दोनों के पास आउट्स को ये इम्पैक्ट करता है। यूरोप, कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह एक चीज कॉमन है कि प्रायोरिटी मिलती है रेफरल्स को, और ये रेफरल्स तब बनते हैं जब तुम एक्टिवली नेटवर्क करो। और ये नेटवर्किंग सिर्फ लिंक्डइन पे नहीं होती, कॉलेज कैंपसेस में भी नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं। इसके अलावा वर्क रिलेटेड इवेंट्स, कम्युनिटी रिलेटेड इवेंट्स, ये सब में पार्ट लेना एक्टिवली नेटवर्क करने का एक पार्ट है। इससे तुम्हारा नेटवर्क स्ट्रांग बनता है, साथ ही साथ तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी प्रोटेक्टेड रहता है। इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए, जैसा मैंने पहले कहा था, अगर तुम केपेबल हो, अपॉर्चुनिटी मिली है एंड कमिटमेंट्स कम है, तो बिंदास फॉरेन जाओ। बोलने दो पीयूष गोयल को कि इंडियन स्टार्टअप सिर्फ फूड डिलीवरी टाइप की चीजें कर रहे हैं। जो परप्लेक्सिटी एआई टाइप का स्टार्टअप बना सकता था वो इंडिया छोड़ के जा चुका है, और शायद वापस भी। तुम्हारा काम नहीं है चाइना को टक्कर देना, तुम्हारा काम है खुद स्किल्ड होना, पैसे कमाना, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। अगर तुमने बस इतना कर लिया तो इंडिया अपने आप चाइना को टक्कर। सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड वाले दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।
दोस्तों अभी तक आपने वीडियो देखी है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक सब्सक्राइब से मेरा चैनल ग्रोथ होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अभी मेरी क्या बोलते हैं, अभी डेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, वरना अभी लाइव स्ट्रीम भी करने वाले थे यार, क्रेजी वाली यार, समझ रहे। बट अभी मेरे पास पीसी भी नहीं है, तो समझ रहे हो, तो उसको वो लाएंगे तो उसके बाद ओबीएस पता होगा, जो भी यूट्यूबर है उसको, या फिर जो भी जिसने भी अभी तक कंप्यूटर चलाया है उसको पता ही होगा, ओबीएस यूज़ करेंगे तो उससे लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको ज़्यादा वीडियो देखने तो भाई के चैनल पर जरूर चले जाना, मुझे नहीं पता पर चैनल का नाम देखना पड़ेगा मुझे यार। चलो जो भी ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो आई थिंक आउटडोर पे होने वाली है, जो कि पता नहीं मुझे। तो अभी इस वीडियो को हमने एंड किया है, सब्सक्राइब नाउ, दैट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।